आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर का हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके बुक है रीतिकालीन काव्य या रीति काव्यामृत। यानी कहीं कहीं रीतिकालीन काव्य तो कहीं रीति काव्यामृत नाम की जो बुक है, उस बुक में आपका जो ये पेपर फर्स्ट है, इसमें आपके जो 100 अंकों का जो पेपर आएगा, उसमें से एक प्रश्न ऐसा आएगा, इसमें 8 नंबर के प्रश्न जो है वो रीतिकाल से संबंधित आएंगे। और ये टॉपिक थोड़ा अलग सा है। इससे हम कैसे याद करें, किस प्रकार हम जो है ये पूरे 8 नंबर या 10 नंबर, कई में जगह जो कई यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का आता है, कईयों में 8 नंबर का आता है। तो कम से कम 8 से लेकर के 10 अंकों का एक प्रश्न जरूर आएगा। इसमें से दो प्रश्न 5-5 के भी आ सकते हैं टिप्पणी बना करके। तो आपको इसे कैसे याद करना है और आपकी जो आगे की जो प्लानिंग है, यानी आप जो हिंदी साहित्य में आगे जो बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी यह है टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्कोरेबल है। यानी आगे आने वाला जो समय है, उसमें भी यदि आप आगे तैयारी करेंगे तो भी उसमें काम आने वाला है। यानी आप पीजी तक पढ़ेंगे तब तक कि आपके लिए काम आने वाला है, कंपटीशन में काम आने वाला है। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। रीतिकाल में से निश्चित ही आपके प्रश्न आते हैं, श्योर है। तो इसको हमें 4 भागों में बांट करके पढ़ना है। मात्र 4 प्रश्न आपको याद करने हैं। 4 प्रश्न यानी 4 भाग, यानी ये 4 टॉपिक कह सकते हैं, 4 वीडियो कह सकते हैं। हो सकता है इसको 2 वीडियो में पूरा कर दिया जाए, लेकिन अगर मान लो ज्यादा लंबा हो जाता है तो इसके 3 या 4 वीडियो आपको जरूर देखने होंगे। लेकिन रीतिकाल जो है वो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। पहले हमें यह देखना है कि इसमें से कैसे प्रश्न पूछे। 8 नंबर का प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन सी जानकारी होती है। देखिए, इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो रीतिकाल का परिचय पूछ लिया जाता है, रीतिकाल का सामान्य परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां बताइए या रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं बताइए। रीतिकाल का विभाजन बताइए या रीतिकालीन प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। इस प्रकार के जो चार तरह के जो प्रश्न है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जो है पहला टॉपिक पूरा क्लियर कर लेंगे। रीतिकाल का विभाजन है, ये हम क्लियर कर लेंगे। पहला और तीसरा जो टॉपिक है, ये दोनों हम एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। रहेगी बात इन दूसरे और चौथे की, तो वो भी जल्दी ही एक वीडियो में या 2 वीडियो में वो क्लियर कर लेंगे। और आप जो है इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं रीतिकाल है क्या। सबसे पहले तो भाई, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास यदि नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए आप कि रीति साहित्य का इतिहास नहीं, रीतिकाल का परिचय। सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, रीतिकाल का परिचय। तो रीतिकाल का यानी काल का नामकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर विचार करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि प्रत्येक काल का निर्दिष्ट एक सामान्य लक्षण होता है। प्रत्येक काल में कविता लिखने के अलग अलग लक्षण होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर वो उनमें एकरूपता होती है। और उस ढंग की रचना, किसी ढंग की रचना में प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में भी, चाहे वे किसी ढंग की रचना को ले ले, वही परिमाण प्रथम के बराबर नहीं। कहने का अर्थ है कि एक ही दिशा में जो रचनाएं हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उसी दिशा के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कोई ग्रंथ है, उन ग्रंथों की प्रसिद्धि है। एक ही काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं और उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। कहने का अर्थ है कि एक ही ढंग के ग्रंथ जब एक ही समय में लिखे जाते हैं तो उनके आधार पर नामकरण किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य का जो नामकरण किया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही देखना है हमें पहले। बाकी और भी बहुत सारे जो इतिहासकार हुए हैं, हिंदी साहित्य के जानकार हुए हैं, उनका भी है, वो हमारे फर्स्ट ईयर में रह जाता है। लेकिन हमें आप यहीं तक देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखिए वीर गाथा काल कहा था, जिसको 1050 विक्रम से 1375, 1050 विक्रम संवत है, ये ध्यान रखना। विक्रम संवत 1050 है। और यदि वो देखें तो 993 ईस्वी से शुरू है। कहां से है? 993 ईस्वी से शुरू है। भक्ति काल जो है 1375 से 1700 विक्रम संवत, जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल कहा जा सकता है। गद्य काल जो है 1900 से लगातार, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल, इसके अनुसार किया था।
और अन्य जो प्रवृत्ति इतिहासकार हैं उनके लिए भी यही मानदंड है, वो चलता है। आपको तो इसी तरह से उत्तर लिख दीजिए, आप इसी तरह से आप थोड़ा याद कर लीजिए। अब देखिए रीतिकाल, रीतिकाल की कालावधि जो हुई थी, अर्थात भक्ति, हमें आदिकाल पढ़ना नहीं है, भक्ति काल भी पढ़ना नहीं है, हमें रीतिकाल पढ़ना है। तो रीतिकाल की जो काल समय सीमा थी उसमें भक्ति आदि समस्त मान्य प्रवृत्तियां पीछे रह गई थी। इस काल का मुख्य विषय श्रृंगार रहा था। कौन सा रहा था? इस काल में श्रृंगार की रचनाएं ज्यादा लिखी जाती थी। भाव और रस की दृष्टि से ये काल घोर श्रृंगार काल रहा है। सभी कवि कमोबेश रूप में सौंदर्य के वर्णन की सीमा में विचार करते रहे हैं। और कला शिल्प की दृष्टि से कवियों ने अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार उनका प्रमुख विषय रहा है। सबसे ज्यादा अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार को विशेष महत्व दिया गया है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन से ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं, अर्थात तो श्रृंगार और चमत्कार है इस काल में। ये जो काल था वो एक दरबारी काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो है कवि दरबारी हुआ करते थे और दरबार में राजाओं को खुश करने के लिए वो अपनी रचनाएं है वो बहुत ही अलंकृत शैली में लिखते थे। इन दोनों सीमाओं में सिमट करके रीतिकालीन साहित्य लिखा गया है। और रीतिकाल की जो समय सीमा है विक्रम 1700 से लेकर 1900 तक मानी गई है। लेकिन 1700 से 1900 तक मानी गई है, तो हमें तो पूरा परिचय देना है ना भाई, रीतिकाल का परिचय क्या है। तो रीतिकाल के परिचय में हमें जैसे मान, अब यहां से हमने देख लिया रीतिकाल में 1700 विक्रम से 1900 विक्रम तक आया है, लेकिन इस पर कुछ लोगों की आपत्ति है, वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए। इसका आपत्ति का क्या कारण है? आपत्ति का कारण यह है कि कुछ जो कवि है या कुछ ग्रंथ है वो सीमा से आगे पीछे है। अर्थात जो उन्होंने 1700 से 1900 जो दिया है, तो इसमें क्या है कि कई 16वीं में आ जाते हैं, कई 19वीं से बाद में चले जाते हैं, तो फिर भी उनको भी इसमें रखा जाता है, ऐसा क्यों है? जैसे चिंतामणि का रसविलास है, मतीराम का रसराज है जो 1643 से 10 वर्ष पूर्व, और कवि रसरंग की रचनाएं जैसे 1843 से लगभग 15 वर्ष बाद की है, फिर भी उनको रीतिकालीन रचनाएं मानी जाती है। भाई मतीराम को रीतिकालीन कवि मानते हैं, चिंतामणि को रीतिकालीन कवि मानते हैं, और यहाँ तक कि रीतिकाल की शुरुआत इसी से मानते हैं। तो यानी इनकी रचनाएं जो बाद या पीछे हुई है, इनकी रचनाएं जैसे 1643 से 10 वर्ष पहले हो गई थी, यानी कहने का अर्थ है कि ये 1633 में ही हो गई थी, तो फिर इसको ये तो इसकी शुरुआत तो 1643 से हो रही है भाई। 1700 विक्रम संवत का मतलब 1643 ही हुआ, ईस्वी सन 1643 हुआ। तो ये कहने का अर्थ है इनको आपत्ति है कि आगे पीछे फिर भी इनको इसमें क्यों माना गया है। दूसरी एक आपत्ति ये भी मानी जाती है कि कुछ कवि ऐसे भी है जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ है, लेकिन उनकी रचनाएं रीतिकाल में रखी गई है। जैसे मान लो केशवदास को लिया जा सकता है, केशवदास को ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उन्होंने निश्चित सीमा नहीं दी, निश्चित सीमा नहीं दी, इसीलिए यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सामान्य रूप से इसको 17वीं से लेकर के 19वीं के मध्य तक मान लेना चाहिए। अब रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है? रीतिकाल का प्रवर्तन करने वाला, रीतिकाल का प्रवर्तन करने वाला कौन कवि है, इसके बारे में सबसे विवादास्पद विषय है। आचार्य केशव को मानते हैं कुछ, जो है रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को मानते हैं, कुछ आचार्य जो चिंतामणि को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से चिंतामणि जो है वो यानी इसके प्रवर्तक है, रीतिकाल के प्रवर्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कवि किसको माना गया है? चिंतामणि को माना गया है। अब शुक्ल जी है वो रीतिकाव्य का प्रवर्तक जो है केशव को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, इसका कारण भी आपको बता देते हैं, हमें यह भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन केशव दास के बारे में शुक्ल जी क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि हाँ, केशव दास ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण है शास्त्रीय पद्धति पर किया है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने काव्य की रीति का सम्यक विवेचन है वो सबसे पहले किया है। लेकिन फिर भी रीतिकाल के रीति ग्रंथों का जो श्रेय है वो इनको नहीं देना चाहते। इसका कारण एक यह है, इसका कारण यह है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला। 50 वर्ष बाद उसकी जो कवि प्रिया लिखी हुई थी, कवि प्रिया हालांकि इसको एक रीति ग्रंथ माना जा सकता है क्योंकि उसमें लक्षण ग्रंथों की जानकारी दी गई है, लेकिन रीति जो परंपरा है, इसकी अखंडित परंपरा है, वो 50 वर्ष बाद चली। इसलिए एक भिन्न आदर्श लेकर के
केशव के आदर्श को लेकर के नहीं। और वो भी क्या है कि कविप्रिया में जो लक्षण ग्रंथों की जानकारी दी गई उससे भिन्न जो एक धारा चली थी, इस कारण से इसको नहीं माना जाता। दूसरा कारण एक और भी दे रखा है। दूसरा कारण क्या दे रखा है? दूसरा कारण देते हैं कि साहित्य की मीमांसा प्राय बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री नहीं लेकर के केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली थी। यानी केशव, जिस समय केशव ने काव्य रचना करते थे, उस समय क्या है कि हाँ, रीतिकाल व्याप्त हो गया था, रीतिकाल व्याप्त हो गया था। लेकिन केशव ने जो काव्य लिखा था वो अपने अपने समय से पहले जाकर के, पहले कौन से, जैसे संस्कृत के जो कवि थे आचार्य भामे है, उद्भट है, उनकी परंपरा के अनुसार काव्य लिख दिया, उत्तर दिशा का नहीं लिखा। यानी जैसे आनंद वर्धन है, मम्मट है, विश्वनाथ है, उनकी तरह से नहीं लिखा, उन्होंने भामे और उद्भट के आधार पर काव्य लिख दिया। इसलिए भी इसको क्या है कि नहीं माना जाता। भाई जैसे मान लो क्या, हाँ उस समय वो रीतिकाल में जन्मे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रीतिकाल से पहले के जो कवि हुए हैं, यानी जो संस्कृत के आचार्य हुए हैं, जिनको आचार्य भामे उद्भट कहा जाता है, आचार्य भामे और उद्भट की जो परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार उन्होंने रचना लिख दी। इसलिए उनको इसका प्रवर्तक कवि, रीतिकाल का प्रवर्तक कवि नहीं माना जाता। अब जैसे मान लो कविप्रिया के 50 वर्ष पीछे एक अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। ये परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्य जैसे भामे, उद्भट आदि के द्वारा उनके मार्ग पर नहीं चल करके परवर्ती आचार्यों के मार्ग पर चलिए। आनंद वर्धन के है, पंडित विश्वनाथ है, उनके आधार पर चलिए, भामा और उद्भट के आधार पर नहीं चलिए। तो 3 कारणों से क्या है कि वो केशव को इसका प्रवर्तक नहीं मानते। हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा जो चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। इसलिए रीतिकाल का आरंभ भी उसी से माना जाना चाहिए, और आचार्य शुक्ल का मत है वो सबसे ज्यादा मान्य रहा है। हाँ, कुछ विद्वान जो है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, वो केशव को ये मानने का प्रमाणित करते हैं कि केशव जो है वो केशव के काव्य में रीतिकाल की सभी प्रवृत्तियों के गुण माने जाते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल इसको नहीं मानते। अब हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं, तो लेकिन रीति है क्या, इसको हम अर्थ जानना जरूरी है। भाई रीति का अर्थ क्या है? रीति है, आचार्य वामन ने कहा था, अपना ग्रंथ लिखा था उन्होंने, काव्यालंकार। काव्यालंकार में उन्होंने लिखा है कि रीतिरात्मक अवश्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। और रीति का अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति, मार्ग। यानी काव्य लिखने का मार्ग हम कह सकते हैं, काव्य लिखने की शैली, काव्य लिखने की परंपरा, काव्य लिखने की प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? रीति कहा जाता है। यानी उन जैसे प्रत्येक युग के कवियों ने अपने अपने रीति से काव्य लिखा है, अपनी अपनी शैली में काव्य लिखा है। और संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया। संस्कृत में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा जाता है, और विशिष्टता के गुणों पर आधारित होने के कारण रीति के जो प्रवर्तक है वो आचार्य वामन माने जाते हैं। रीति संस्कृत में है, रीति पहले जैसे हिंदी में तो बाद में शुरू हुआ है। आचार्य वामन है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य वामन है वो रीतिरात्मक आवश्यक कहते हैं। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, और पद रचना का अर्थ है कि यानी उसमें समासों पर निर्भर करता है कि भाई इसमें कौन कौन से समासिक पदों का प्रयोग हुआ है। कुछ आचार्य कहते हैं कि इसमें समासहीनता है, स्वल्प समासता है, दीर्घ समासता है, इनको देखा गया है। और देखा गया है इसके कारण क्या है कि इसको रीति है। यानी कहने का अर्थ है कि इस काव्य में समासों का अलग अलग प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक रीति अलग थी, इसलिए इसको एक रीति में माना जाता है। अगर हम देखें, आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। क्या कहा है? मार्ग कहा है, जिसका मूल आधार है कवि का स्वभाव। यानी इस काल के कवियों का स्वभाव कैसा था उसका वर्णन करना ही रीति है। और आचार्य विश्वनाथ ने रस का उपकार करने वाली जो शैली है उसको रीति कहा है। उन्होंने इसे शैली के रूप में ग्रहण किया है, जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। और हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग जो है शैली या मार्ग के रूप में होता है। हिंदी साहित्य में किस आधार पर होता है? शैली या मार्ग के रूप में होता है कि भाई काव्य का कौन सा मार्ग है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार रीति का क्या तात्पर्य है? देखिए, अब हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथ जिनमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए हो,
उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है। तो रीति शास्त्र वो है जिसमें अलंकार है, रस है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, उनके स्वरूप है, भेद है, उनके सारे अंगों का वर्णन किया गया है, उनके लक्षण दिए गए हैं। तो वो क्या है? रीति शास्त्र है। हिंदी में जो रीति शब्द का प्रयोग किया गया है वो कैसा है, थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदी काव्य में या हिंदी में रीति का प्रयोग है व्यापक अर्थों में, बड़े अर्थ में किया गया। हिंदी साहित्य के रीति काल में इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है जिनमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया है अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। यानी हिंदी में यह माना जाता है कि रीति काव्य की आत्मा के साथ साथ काव्य के लक्षणों का संग्रह भी है, काव्य के लक्षणों का संग्रह भी है। इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से थोड़ा भिन्न भी है और संस्कृत के रीति शास्त्र के अनुसार भी है। इसको हम मध्यम भी कह सकते हैं, यानी इसमें कुछ थोड़ा हटकर है तो कुछ उसके अनुसरण में है। सामान्य रूप से हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के निमित्त किया गया है जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र जो है वो रीति के संबंध में क्या बोलते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन करने को रीति कहा जाता है। रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। देखिए कितनी बात अच्छी लिखी है। रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की अर्थात शरीर की शोभा का वर्णन किया गया है, शरीर में साज सज्जा का वर्णन किया गया है, बाहरी अलंकारों का वर्णन किया गया है, बाहरी आभूषणों का वर्णन किया गया है, आभूषण पहनने पर नारी कितनी सुंदर लगती है उसका वर्णन किया गया है। अब हम इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अपने हिसाब से हमें परीक्षा में जो परिभाषा लिखनी है वो हम लिखेंगे कि वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया हो उसे रीति काव्य कहा जाता है। वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है उसे रीति काव्य कहा गया है। और संस्कृत में इस प्रकार के साहित्य की सर्जना बहुत मात्रा में हुई है और हिंदी को यह परंपरा है कहां से प्राप्त हुई है? संस्कृत से प्राप्त हुई है, संस्कृत से ही प्राप्त हुई है। अब रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का अलग अलग नाम दिया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो इसका रीतिकाल है। क्या नाम है? रीतिकाल है, जिसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल क्यों लिखा? क्योंकि रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर कि इस काल में रीति ग्रंथों की ज्यादा थी। मिश्र बंधु ने इसको अलंकार काल कहा है। क्या कहा है? अलंकार काल। और डॉक्टर रसाल जो है उन्होंने इसे कला काल कहा है। क्या कहा है? कला काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। तो अलग अलग नाम इन्होंने दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा है। अब अपना एक पॉइंट आता है कि रीतिकाल की प्रमुख धाराएं। ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल का विभाजन कीजिए, या रीतिकाल क्या है, इसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा। अब रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा में इस धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना करते थे। बंदी बंदाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये रीतिबद्ध कवि कहलाए। अब रीतिबद्ध कवियों में किस किस का नाम आता है? रीतिबद्ध कवियों में देखिए, एक तो देव है, सेनापति है, मतीराम है, पद्माकर है, इनके नाम है वो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि का नाम भी आता है इसमें। किसका नाम? चिंतामणि का नाम भी आता है। तो इनका नाम भी है रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में आता है। दूसरा है रीतिमुक्त काव्य धारा। और रीतिमुक्त काव्य धारा का अर्थ है कि इस धारा के कवि रीति की परंपरागत परिपाटियों को नहीं अपना करके, उनसे नहीं बंध करके स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि कहलाते हैं। वो तो क्या है कि रीति के अनुसार छंदों में लिखने वाले कवि थे तो रीतिबद्ध हो गए। इन्होंने विभिन्न नियमों को, इन्हें रीति के जो नियम है, लक्षण ग्रंथों के जो नियम है, उनको नहीं अपना करके स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार उन काव्य रचनाएं की है। तो इस प्रकार के कवि रीति मुक्त कहलाए, यानी रीति से मुक्त है वो। और इसमें 4 कवि आते हैं, जैसे ठाकुर, गणानंद, बोधा, आलम, रसखान को भी नाम लेते हैं। इसको हम आग बोठा के नाम से याद कर सकते हैं। आग बोठा,
आलम, गणानंद, बोधा, ठाकुर और फिर रसखान आ जाता है। आग बोठा रस के सतने इसको, तो इस प्रकार इनका नाम याद हो जाता है। शुक्ल जी के अनुसार रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं हैं। रीतिमुक्त काव्य में रस, भाव, नायक नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण से मुक्त रचना है। इसमें रस है, भाव है, नायक नायिका या अलंकार है, इनके लक्षणों से मुक्त है ये। मार्मिकता और मनोहरता का बाहुल्य आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें सबसे ज्यादा है और गणानंद के काव्य में ज्यादा बताया है। गणानंद के काव्य में आप जानते हैं, गणानंद जो है उनकी प्रेयसी जो सुजान है, सुजान के प्रति उन्होंने अपने काव्य को पूरे को समर्पित कर दिया है और लौकिक को उसने इलौकिक तक ले गए हैं। वो इस धारा के प्रवर्तक कवि है, वो गणानंद माने जाते हैं। गणानंद जो है प्रेम के बारे में कितना लिखते हैं कि प्रेम के बारे में तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और प्रेम के बारे में एक उनका लिखी हुई बात है, वो गणानंद के काव्य में मैं आपको जब पढ़ाता हूं तब बताता ही हूं कि देखिए गणानंद है वो क्या लिखते हैं। तीसरा जो है रीतिसिद्ध काव्य धारा है। रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक बिहारी माने गए हैं, और रीतिसिद्ध का मतलब इस काव्य में रीतियां सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर्षित हो गई। रीतिसिद्ध के जो कवि हैं, रीतिसिद्ध के कवियों को रीति की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसमें जानबूझ करके रीति को इसमें नहीं घुसाया है। स्वतः ही उनके ज्ञान के कारण उनके काव्य में रीति का प्रयोग हो गया है, इसलिए उसको रीति सिद्ध कवि माना जाता है, और रीति सिद्ध कवि है वो बिहारी को माना गया है। उम्मीद करता हूं ये रीतिकाल का प्रथम परिचय आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ लेंगे और लगभग ये 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।